तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम धामी यहां आज होने वाली एनडीएमए की बैठक में शामिल होंगे। जोशीमठ को लेकर आज एनडीएमए की बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बता दें कि आज कई फैसले भी लिए जा सकते हैं जोशीमठ को लेकर। साथ ही आज सीएम धामी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी मुलाकात करेंगे जिसमें राज्य में गर्मियों में होने वाली बिजली की किल्लत को लेकर भी बात हो सकती है। बिजली सप्लाई को लेकर बातचीत होगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है जिसमें सामरिक मुद्दों, बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्लान को लेकर चर्चा हो सकती है। गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी ने मीटिंग का जिक्र किया है। फराह खान दिल्ली से हमारी सहयोगी साथ जुड़ चुकी है। फराह, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है, लेकिन उनका ये दौरा उत्तराखंड के लिए बहुत खास है। चाहे वो जोशीमठ का मुद्दा हो या बिजली का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर आज पुष्कर सिंह धामी बातचीत करेंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है उनका? किन किन लोगों से वो मिलेंगे आज? जी बिल्कुल अंशिका, जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी सौगात की जो है वो बात हो सकती है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए जितने भी आपदा से प्रभावित लोग हैं वो एक आस में है कि उनका पुनर्वास हो और उनको जो है वो सहयोग मिले। तो पहले ही जो है वो राज्य सरकार की तरफ से 2000 करोड़ का जो है वो प्रस्ताव दिया जा चुका है और ये माना जा रहा है कि जो एनडीएमए की आज जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है उसमें जोशीमठ को लेकर कई अहम फैसले जो हैं वो हो सकते हैं और जो केंद्र सरकार है वो राहत पैकेज जो है उसकी घोषणा कर सकती है। उसके साथ साथ ही जैसे तपिश की गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, बारिश ज्यादा नहीं हुई है, तो उसके चलते देखिए 31 मार्च तक का तो जो है वो कोटा बिजली का पूरा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अप्रैल आएगी, मई आएगा, उसके बाद जो तपिश वाली गर्मी है उसके लिए 450 मेगावाट या 400 मेगावाट की जो है वो मांग जो है वो की जा सकती है। और आपको अगर एक बार मैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम बता दूं तो अभी वो थोड़ी ही देर में जो है वो यहां से निकलने वाले हैं। उसके बाद वो जो है केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह पांडे से जो है वो मिलेंगे और उसके बाद जो है उनके अभी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी, उनके जो पैर घुटने की सर्जरी हुई थी, पहले उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये संभावना है कि वो एनडीएमए की जो बैठक है उसमें शामिल होंगे। और आज 4 बजे जो है ऊर्जा मंत्री जो है से मिलना है। और साफ तौर पर जो बिजली की सौगात है कि बिजली की किल्लत है, देखिए 300 मेगावाट पहले भी मिली गई थी लेकिन वो पूरी जो है वो नहीं पड़ पाई थी, इसलिए आगे जो है वो किल्लत ना हो उसके लिए जो है इन सारी चीजों पर विचार होगा। और वहीं एनडीएमए की बैठक की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से जोशीमठ के लिए अहम मानी जा रही है क्योंकि उसमें जो है बातें निकलकर सामने आएंगी। जी बहुत शुक्रिया फराह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोशीमठ मामले के बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अब एक्टिव मोड में आ गया है, जहां एक ओर हिल स्टेशन की कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी कराई जा रही है तो वहीं दुनिया में अपनाई जा रही बेस्ट टेक्निक्स भी उत्तराखंड लाने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में अब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर मंथन होने लगा है। सरकार चाहती है कि दुनिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो बेस्ट टेक्निक्स हो सकती हैं, उत्तराखंड में भी उसको अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए देश दुनिया में बेस्ट टेक्निक दे रही एजेंसियों से संपर्क साधा जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 21 और 22 मार्च को एक वर्कशॉप लगाने जा रही है जिसमें इन तमाम एजेंसियों को आमंत्रित किया जा रहा है। वर्तमान में हम जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो सफिशिएंट महसूस नहीं हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने देश विदेश में जितने भी इस तरह के जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं उन सारी संस्थाओं को हम बुला रहे हैं। उसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ के मुख्य शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी पर भी काम शुरू कर दिया गया है जिसमें शहरों का मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और हर शहर के लिए अलग नियम कायदे बनाने की भी तैयारी है। हर सिटी का एक मास्टर प्लान तैयार करें और हर सिटी का एक सेपरेट बायलॉज भी हो बेस्ड ऑन सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल, तो उस हिसाब से उनको करने के लिए कहा है। बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं उत्तराखंड में अब आम हो गई हैं। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सरकार का ये मानना है कि बेस्ट मैनेजमेंट से इसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में इस समय फॉरेस्ट फायर सीजन चल रहा है, लेकिन अभी तक जंगलों में आग की 70 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 5 लाख की वन संपदा भी नष्ट हो चुकी है। 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया आगे से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी आग की जद में है। आग बुझाने की कोशिश में एक शख्स घायल भी हो चुका है। सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, अब तक देखा जाए अगर तो जंगलों में आग लगने की 70 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, इसमें 2 बड़ी चिंताजनक बातें हैं। पहले तो ये कि अभी मार्च की शुरुआत है और आप देखेंगे कि अभी अप्रैल और मई में जब पीक सीजन होगा तब क्या हाल होंगे जंगलों के, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुरुआत में 15 फरवरी से लेकर और अभी तक 70 घटनाएं हो चुकी हैं। 100 हेक्टेयर से अधिक के जंगल जल चुके हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में भी आग की घटनाएं हुई हैं। महज 15 से 20 दिन में 12 घटनाएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में वहां पर लोगों की, आम आदमी की घुसपैठ नहीं होती, केवल फॉरेस्ट कर्मी वहां पर होते हैं। और अगर वाइल्ड लाइफ एरिया में आग लगती है तो इसको वाइल्ड लाइफ को बड़े पैमाने पर इसके नुकसान की आशंका होती है। तीसरी जो बड़ी बात है कि अभी भी जो वैल्यूएशन होता है जंगलों की आग से हुए नुकसान का, वो 5 लाख के आसपास है, जबकि 100 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुके हैं। तो वैल्यूएशन भी अभी पुराने डर्रे से होता है, यानी कि वास्तविक जो क्षति होती है वो लाखों रुपए में होती है, लेकिन उसका आंकलन बहुत कम किया जाता है। बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी धरातल पर उतरकर व्यवस्था बनाने में जुट चुका है। चमोली प्रशासन की टीम भी बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां यात्रा व्यवस्थाओं, मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण किया गया। बद्रीनाथ धाम में हालांकि अभी भी मौसम बदलने के साथ बर्फबारी हो रही है और बीते 2 महीने में मास्टर प्लान के काम में भी प्रभावित देखा गया है। नेशनल हाईवे पर बर्फ को साफ कर ग्लेशियर्स के बीच सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में पिछले बीते 2 दिनों में दोपहर के बाद रुक रुक कर बर्फबारी लगातार जारी है। नितिन सेमवाल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अभी मौसम का मिजाज कैसा है बद्रीनाथ धाम में? जी, अगर आज मौसम की बात करें तो आज धूप खिली हुई है, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर से चमोली जनपद में पिछले 2 दिन से मौसम बदल रहा है। और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, चाहे हम बद्रीनाथ धाम की बात कर लें या हेमकुंड साहिब की बात कर लें, यहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है और जिससे बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें या हम जनवरी फरवरी की बात करें तो जब अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी तो उस दौरान भी बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के कार्य थे वो प्रभावित रहे पूरे महीने। और अब जब मौसम बदल रहा है तो उस दौरान भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि निरंतर बर्फबारी हो रही है, बर्फ गिर रही है और वहां पे कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। हालांकि यात्रा व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाने में जुट चुका है, क्योंकि अप्रैल महीने के आखिरी में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, तो उससे पहले तैयारियां पूरी करना एक चुनौती भी रहती है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टिहरी जिले के घनसाली में जल संस्थान द्वारा पानी के बकाया बिलों की वसूली चुनौती बन गई है। जल संस्था को करीब 22 लाख रुपए की वसूली करनी है, जिसको लेकर अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसमें कई बड़े डिफॉल्टर्स शामिल हैं जो विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं और विभाग की कार्रवाई सिर्फ छोटे बकायेदारों पर ही की जा रही है। हालांकि विभागीय अधिकारी का कहना है कि लगातार नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है और अब 15 मार्च तक का समय भी दिया गया है, जिसके बाद कनेक्शंस काटने की कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर तक का जो हम अगर देखें तो हमारा करीब 22 लाख रुपया लोगों पर बकाया था, जिसमें हमने आरसी काटनी है और उनसे वसूली का अभियान चलाया गया है। इस समय जो प्रशासन है उसकी तरफ से अमीन लोग मिले हुए हैं जो वसूल रहे हैं और हम भी अपनी टीम लगाकर उसको वसूलने में लगे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े डिफॉल्टर हैं जो नहीं दे रहे हैं। तो हमने 15 तारीख तक का टाइम दिया है। 15 मार्च तक वो जमा नहीं करेंगे तो हम कनेक्शन काट देंगे। पिथौरागढ़ बेस हॉस्पिटल शुरू होने के लाख दावे किए जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात बिल्कुल इसके उलट है। ऊपर से अल्मोड़ा से 12 डॉक्टर्स के नहीं आने पर बेस अस्पताल शुरू होते ही वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ बेस अस्पताल को शुरू करने की कवायद जोरों पर हुई। हॉस्पिटल को चलाने के लिए कुछ डॉक्टर्स जिले के अन्य अस्पतालों से लाए गए तो दर्जन भर बॉन्डधारी डॉक्टर्स को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर किया गया। लेकिन बॉन्डधारी डॉक्टर्स के कड़े विरोध के बाद उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बेस हॉस्पिटल संचालन पर आशंकाओं के बादल गहरा गए हैं। हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए जारी उठापटक के बीच विरोधी दल भी सरकार पर हमलावर है। मैं उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो आपने जिलाधिकारी के समक्ष अपने अधीक्षकों को आदेश दिए थे, उनका क्या अंजाम हुआ है? स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अपने पिछले पिथौरागढ़ दौरे में 3 महीने के अंदर अस्पताल शुरू करने का दावा किया था, जिसके बाद अल्मोड़ा और हल्द्वानी से जरूरी सामान भी भेजा गया। लेकिन मंत्री के दावे के 8 महीने बाद भी करोड़ों का सामान सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहा है। हालात ये कि बेस में अब सिर्फ 7 डॉक्टर बचे हैं, जिनमें ज्यादातर जिला अस्पताल से भेजे गए हैं। आउटडोर सर्विसेज शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमको स्पेशलिस्ट मिलते चले आएंगे, वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ केयर में बढ़ोतरी होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट बेस हॉस्पिटल शुरू करने में जुटा तो है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ अभी तक मेडिकल और पैरामेडिकल के पद स्वीकृत नहीं हुए। पद स्वीकृत नहीं होने के कारण अन्य हॉस्पिटल से यहाँ परमानेंट डॉक्टर्स का ट्रांसफर भी संभव नहीं है। ऐसे में सिर्फ जुगाड़ के सहारे कैसे बेस अस्पताल चलेगा, कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।